Assalamualaikum. Namaste and good day to everyone. My name is Dr. Dileep Kumar and I'm founder CMT Center of Manual Therapy. ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के नाम से है। ये मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर दिलीप कुमार सीएमटी के नाम से। जिस तरह मैंने पहले चैनल बनाया था जिसमें मैंने ज़्यादातर जो सब्जेक्ट के ऊपर बात की थी या ज़्यादातर बुक्स मैंने जो उनके ऊपर वीडियो बना के प्रेजेंटेशंस के ऊपर वीडियो बना के मैंने अपलोड किए थे, वो ज्यादातर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए था। इस चैनल से भी मैं इसी तरह करके सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट अब जैसे मैंने स्टार्टिंग की है काइनेसोलॉजी से, तो काइनेसोलॉजी से वाबस्ता मेरी नेक्स्ट बुक काइनी के ऊपर ही है। पहली मेरी मैनुअल थेरेपी के ऊपर थी। तो काइनेसोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मुझे समझ में आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता जाऊंगा। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं या आप कोई भी किसी फील्ड से वाबस्ता हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर लिया, तो यू जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं कि मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो आप अपने टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विश आपको ये चैनल भी पसंद आएगा और ये सीरीज भी आपको अच्छी लगेगी। तो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्टिंग विद द कैंसोलॉजी, लेट्स कम टू द, पहले मैं आपसे कंटेंट शेयर कर लूँ कि व्हाट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न। कंटेंट इसमें ये है कि हमने फिजिकल थेरेपी रिहैब की थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखनी है, देन व्हाट इज द कैंसोलॉजी और उसमें जो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनके ऊपर बात करेंगे, एंड देन व्हाट इज द फाइनली मोशन। सो लेट्स कम स्टार्ट विद द फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी ऐसी फील्ड है, ओके, जो 5 इयर्स डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है। उसमें हम फिजिकल रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। और अगर कोई पेशेंट हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ आ रहा होता है या मोबिलिटी लिमिटेशन लिमिटेड रेंजेस के साथ आ रहा होता है, तो हम उनको फिजिकली एग्जामिन करते हैं और फिजिकली ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई द फिजिकल थेरेपी। थेरेपी मतलब द थेरेपेटिक ट्रीटमेंट इन विच वी चूज सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। तो थेरेपी मतलब, थेरेपी वर्ड इज सिंपली अ ट्रीटमेंट जिसमें हम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस फिजिकली करवाते हैं डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, इसीलिए फिजिकल थेरेपी। बाय डेफिनेशन डब्ल्यूसीपीटी की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। फिजिकल थेरेपी इज अ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड by the physical therapist to the individuals and the populations to develop, maintain, and restore the maximum movement and functional ability throughout the lifespan. In short, मकसद वही है कि काफी मूवमेंट्स वगैरह या फंक्शनल एबिलिटी या मूवमेंट्स वगैरह किसी की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उनको रीगेन करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए। तो फिजिकल थेरेपी वाहिद वो फील्ड है जहाँ पे सिर्फ पेशेंट फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं आता, बल्कि एक आम इंसान भी आ सकता है अगर उसने अपनी जो मूवमेंट्स, फिटनेस या मसल्स बल को इनहेंस करना हो, मजीद बढ़ाना हो। मतलब वो नॉर्मल है लेकिन फिर भी, लेट्स सपोज फिटनेस ट्रेनर, दे आल्सो नीड अ नॉलेज ऑफ द फिजिकल थेरेपी। उनको थोड़ी बहुत फिजिकल थेरेपी की हाउ नो होनी चाहिए, अदरवाइज जिम में भी ज्यादातर ट्रेनर को इस तरह की नॉलेज होनी जरूरी है, बहरहाल। तो फिजिकल थेरेपी फील्ड है। Then, what is physical therapist? So, according to the APTA, American Physical Therapy Association, highly educated, licensed, qualified healthcare professional हैं physical therapist। करते क्या हैं? Who help to patient reduce pain, patient का पेन कम करने के लिए, या तो इम्प्रूव या इंक्रीज किसको, या रिस्टोर मोबिलिटी, मतलब या तो मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या इंक्रीज बढ़ाने के लिए, या अगर लॉस हो चुकी है, हाइपोमोबिलिटी हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है, उसको रिस्टोर करने के लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको फिजिकल थेरेपिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इनको शॉर्ट फॉर्म में पीटी या फिजियो भी कहा जाता है। ओके, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अमेरिकन फिजिकल थेरेपिस्ट दे फॉर्म देयर फर्स्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन 1921, 1921 में पहली एसोसिएशन अमेरिकन फिजिकल थेरेपी की जो है वो बुनियाद डला। देन अमेरिकन वुमेन्स फिजिकल थेरेपेटिक एसोसिएशन बनी, विच इज लेड बाय द प्रेसिडेंट मेरी मैकमिलन। I'm from Pakistan, so if I talk about the history of physical therapy in Pakistan, so third country that offers DPT in the world, तीसरे नंबर पे मुल्क है जो डीपीटी ऑफर करता है। पहले जो बुनियाद डला था 1956 में जेपीएमसी ने फिजियोथेरेपी का, जो पहले 2 साल डिप्लोमा था, फिर ये 3 साल का हो गया। फिर 4 इयर्स डीएसपीटी बना, जो कि डीएसपीटी अपग्रेड हो गया 5 इयर्स डीपीटी प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट पहली बैच 2008 में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। हु आर फिजिकल थेरेपिस्ट? एज अगेन मैंने वही जो आप लोगों को बता, दे टीच द पेशेंट्स, दे ट्रीट द पेशेंट्स, ना कि सिर्फ ट्रीट करते हैं बल्कि उनको टीच भी करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डैमेज फ्रॉम फ्रॉम एनी डेटोरेटिंग कंडीशन। मतलब एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स भी, जस्ट लाइक काफी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा, वैसे भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइक आर्थराइटिस है जो कि डिटोरेटिंग कंडीशन है, उसमें हम प्रिवेंट
मेजर ज्यादा यूज करते हैं रादर देन थेरेपेटिक। ट्रीटमेंट तो करते हैं लेकिन उनका प्रिवेंटिव मेजर्स है। जस्ट लाइक पार्किंसन, एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि डिटोरिएटिंग है और वो वर्स होती रहती है। तो वहाँ पे गेट ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो, वॉट एवर जो रोल होगा एज ए पीटी, तो वहाँ पे उनको, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा यूज होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव लेट्स सपोज सीटी आ रहा है या नी रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, इस तरह करके। डिफरेंस दोनों में क्या है, पीटी और में एक फिजिकल थेरेपी फील्ड है, फिजिकल थेरेपिस्ट एक प्रोफेशन है, दोनों में ये फर्क है। और फिजिकल थेरेपी एक व्हाट वी कैन से एक फील्ड तो है, लेकिन एक डिग्री अचीव की फिजिकल थेरेपिस्ट एक, मतलब वो जो ह्यूमन है जो वो डिग्री ले रहा है बेसिकली, दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट या इन शॉर्ट फिजिकल थेरेपिस्ट, जो कि उस फिजिकल थेरेपी में सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं और वो जो परफॉर्म करवाता है, दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सॉर्ट आउट। ओके, इफ यू टॉक अबाउट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे है, तो फिजिकल थेरेपी थ्रू आउट हर कंडीशन में जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में है, न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में, पल्मोनरी एंड इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम्स। रोल ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट की कहाँ कहाँ पे रोल है, व्हाट दे डू बेसिकली, दे डायग्नोस एंड मैनेज द मूवमेंट डिसफंक्शन। जितनी भी मूवमेंट डिसफंक्शन होती है उनको पहले ना कि सिर्फ डायग्नोस करना, फिर उसको ट्रीट करना अकॉर्डिंगली। रिस्टोर मेंटेन एंड प्रमोट द ऑप्टिमल हेल्थ, रिस्टोर करना अगर किसी की लॉस हो गई है, मेंटेन करना फिटनेस वगैरह एंड प्रमोट ऑप्टिमल। देन फिजिकल फंक्शन अगर किसी का लॉस हो गया तो उस वहाँ पे भी पीटी का रोल होता है। वेलनेस और फिटनेस में जस्ट लाइक द ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर एक्सेट्रा। या क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली जब आप मूवमेंट और हेल्थ का ख्याल रखते हो, डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है बढ़ती है। एंड अल्टीमेटली टू प्रिवेंट, किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, किसी कंडीशन वगैरह को प्रिवेंट करने में भी रोल है। असेंशियल पार्टिसिपेंट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, बिल्कुल। और कहाँ कहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले करता है रिहेबिलिटेशन में, किसी चीज को रिस्टोर करने के लिए, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे रेंज हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो। प्रिवेंशन करने के लिए, किसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए, ट्रॉमा इंजरी, वहाँ पे भी रोल है। हेल्थ, अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विद द मेंटेनिंग द हेल्थ आल्सो, एंड इट आल्सो program that promote the health and wellness. As a clinician, physical therapist, they are engaging themselves in examination processes that include, अच्छा, we definitely follow a examination process जिसमें हम हिस्ट्री लेते हैं, एक्टिव हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, देन वी मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देन वी मेक अ फाइनल डायग्नोसिस, एंड देन अल्टीमेटली दी प्रोग्नोसिस इन ऑर्डर टू ट्रीट, जो कि आपका डायग्नोसिस बनता है। कंडक्टिंग सिस्टम रिव्यू, जाहिर सी बात है, सारा जो सिस्टमिक रिव्यू है, जो एक रिव्यूज का सिस्टम है बेसिकली, डिफरेंट सिस्टम हम देखते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनको मिला के एग्जामिनेशन करके देन वी रीच अप टू अ डायग्नोसिस, एंड देन वी perform the test in order to confirm the diagnosis and measure to identify the potential and existing problems. कहाँ कहाँ पे एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट जो है फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, एक्यूट केयर में, आउट केयर क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, या कोई एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी ओपीडी, या होम हेल्थ, एकेडमिक टीचिंग साइट, रिसर्च साइट, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, या फिटनेस सेंटर, या जिम्नाजियम एक्सेट्रा। फिजिकल थेरेपिस्ट दे इम्प्रूव द मूवमेंट फंक्शन एंड हेल्थ ऑब्वियसली। कौन कौन सी कंडीशन, ऑर्थोपेडिक कंडीशन लाइक द नी पेन, हिप पेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिक, joint and soft tissue injuries like the Gulf elbow, tennis elbow, sports injuries just like ankle sprain, tennis elbow, again, Gulf lateral epicondylitis, medial epicondylitis, neurological condition, Parkinson's, Alzheimer's, stroke itself, arthritic condition, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, any systemic condition, SLE, BLE, GB syndrome, cardiovascular, pulmonary, just like कोविड अभी रिसेंटली, या कोई हार्ट का पेशेंट है उसकी कार्डियक रिहैब अलग से होती है, या किसी को चेस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इश्यूज है, एनी वर्क प्लेस इंजरी, एक्सटर्नल ट्रॉमा, एनवायरमेंटल फैक्टर, इंटेगुमेंटरी कंडीशन एंड पीडियाट्रिक कंडीशन लाइक सीपी, आर्टिस्टिक एक्सेट्रा। फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट चॉइसेस कौन कौन सी हैं, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस जिसमें सेट ऑफ एक्सरसाइजेस चूज की जाती हैं और फिर वो परफॉर्म की जाती है, ना कि सिर्फ परफॉर्म की जाती है और घर के लिए भी गाइड की जाती हैं, जो हम थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस जिसको हम कहते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग लाइक पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, manual therapy technique like mobilization, manipulations, etc. These are the manual therapy techniques which are done by manually. In short, devices and equipment, we also use certain devices like the TheraBand, ultrasound machines, TENS machines. If you talk about the equipment, TheraBall, PhysioBall, Gym Ball, these are the tools that are used. And right after the BS bachelor program, the master degrees where physiotherapist can
apply yeah, can get enrolled, like the cardiovascular and pulmonary, CPPT, clinical electrophysiology, geriatric, neurology, orthopedics, pediatrics, sports physical therapy, and women's health. Now come to the what is the rehabilitation. The WHO defines, उससे पहले मैं आपको rehab, reword जिस word के आगे लगता है वो again को indicate करता है, repeat, recite, let's suppose. So rehabilitation are those services which we provide to the patients for their daily for in order to improve their daily activities. और वो अगर लॉस हो जाए किसी वजह से उनको वापस लाने के लिए rehabilitation सर्विस है. तो rehabilitation basically is the rehabilitation of the people जिनको disabilities है. With disability is the process that is aimed, जिनका मकसद है at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, all the जो भी उसके लेवल अफेक्टेड हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, उनको रीगेन करने में अगर कोई भी थेरेपिस्ट रोल प्ले करता है तो वो रिहेबिलिटेशन में आता है. लेट सपोज ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारा डोमेन नहीं है लेकिन रिहेबिलिटेशन का पार्ट है. स्पीच थेरेपी हमारा डोमेन नहीं लेकिन हमारा वो रिहेबिलिटेशन का पार्ट है. तो किसी भी चीज को रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो फंक्शनल लॉस हो, इंटेग्यूमेंट्री लेवल पे लॉस हो, सेंसरी लॉस हो, उनको रीगेन करने के लिए वो जो अंडर द अम्ब्रेला, वन अम्ब्रेला टर्म, दैट इज रिहेबिलिटेशन. ये डेफिनेशन लिखी हुई है रिहेबिलिटेशन और हेबिलिटेशन. हेबिलिटेशन क्या है? वो हेल्थ केयर सर्विसेज दैट हेल्प अ पर्सन टू कीप लर्न और इम्प्रूव स्किल्स. डेली लिविंग के लिए कोई चीज अगर वो लर्न करता है, इम्प्रूव करता है, तो हेबिलिटेशन आती है. और किसी वजह से ये अगर लॉस हो जाए, मिसाल तो अगर लॉस हो जाए तो उसको रीगेन करने के लिए रिहेबिलिटेशन करनी पड़ती है. लेट्स सपोज डिलेड माइलस्टोन. नॉर्मली जो माइलस्टोन्स होते हैं वो अगर किसी वजह से, एक बेबी सीपी चाइल्ड की वजह से या इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से, किसी भी एक न्यूरोलॉजिकल इश्यूज की वजह से वो लेट अचीव करता है तो उसे डिलेड माइलस्टोन कंडीशन हम कहते हैं, जो सीपी के बच्चों में अमूमन देखी जाती है. मतलब जो बच्चा एक साल में उससे लर्न करना चाहिए तो वो 2 साल में लर्न करता है. तो लेट सपोज उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, आर्टिस्टिक बच्चों में होती है, मिसाल के तौर पर बिहेवियरल थेरेपी होती है, सीबीटी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं. तो वो उनको रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं. तो वो जो थेरेपिस्ट हुए, दे आर द रिहेबिलिटेटिव इन दैट केस, राइट. और वो जो बच्चा लर्न कर रहा है वो हेबिलिटेट कर रहा है बेसिकली. तो वो लर्निंग कर रहा है ताकि वो अपनी रोज की एक्टिविटीज को बेहतर, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके. रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल सेम है एज फॉर एज फिजिकल थेरेपिस्ट है. जो जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट डोमेन में आते हैं वही काम करते हैं. वो भी डायग्नोस करते हैं, प्रोग्नोस बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अपनी जो एक्टिविटी लिमिटेशन है, फिर उनका डायग्नोस बनाते हैं, फिर प्रोग्नोसिस मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेंसी होती है कि अब किस तरह से काम करना है, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, सेशन कितने लेने हैं, इस तरह करके. तो दे ऑलमोस्ट वर्क एज द फिजिकल थेरेपिस्ट डू. As I told you, rehabilitation program just like the speech therapy या occupational therapy, speech therapy again rehabilitation का पार्ट है. कि अगर किसी की स्पीच लॉस हो जाती है किसी भी वजह से, किसी ट्रॉमा से, किसी शॉक से, किसी आर्टिस्टिक बच्चों में, या स्पीच में कोई इशू है, कॉम्प्रिहेंशन में इशू है, इंटेलेक्चुअल में इशू है, लेट सपोज, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपी कराई जाती है. तो वो उनको उनकी स्पीच रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं. सेम फॉर द ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सीपी के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो फाइन मूवमेंट, ग्रॉस मूवमेंट, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है लेकिन वो फाइन मूवमेंट और ग्रॉस मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. वहां पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल आता है. नाउ कम टू द व्हाट इज काइनेसियोलॉजी बेसिकली. सो इफ यू ब्रेक द वर्ड काइनेसियोलॉजी, काइनी वर्ड टू मूव, मोशन, एंड लॉजी मतलब स्टडी. सो इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ द मूवमेंट. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन ओनली, राइट. तो मूवमेंट्स की स्टडी, राइट, या ह्यूमन मूवमेंट्स की स्टडी को काइनेसियोलॉजी कहा जाता है. तो बाय ब्रेकिंग द वर्ड आपके सामने कि जब हम किसी की मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो वो काइनेसियोलॉजी वर्ड में आता है. और उसके लिए, एक काइनेसियोलॉजी के लिए आपकी एनाटॉमी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, और अल्टीमेटली फिजिक्स, जिसमें मेनली बायोमेकेनिक्स. तो इन चीजों के ऊपर, एनाटॉमी मतलब किसी स्ट्रक्चर की डिटेल्ड में अगर हम बात करें, लेट्स सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट द मसल, तो मसल्स की शेप, साइज, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी आर्किटेक्चर, यू आर टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी. फिर जब आप मसल्स की फंक्शन के ऊपर बात करो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी. और फिर जब उसके ऊपर कितना न्यूटन फोर्स पड़ता है, किस एंगल पे वो काम, यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, जिसको हम बायोमेकेनिक्स में स्टडी करते हैं. व्हाई काइनेसियोलॉजी? इट शुड, जितनी भी काइनेसियोलॉजिस्ट हैं, लेट्स सपोज, या प्रॉपर, हम हमें एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें क्यों नीड है, लेट्स सपोज, अगर मैं अपने प्रोफेशन को रखूं, तो कैंसरोलॉजी की स्टडी में हमें स्टडी ऑफ मूवमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए ताकि हमें पता हो कि किस एंगल पे कितना फोर्स लगता है,
किस एंगल पे कौन सा मसल काम करता है सही से. So you we must have a knowledge of the every muscle individually and then the group of muscles also. Let's suppose काफी ऐसे ग्रुप ऑफ मसल है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, जिसमें चार चार पांच पांच मसल एक साथ वर्क कर रहे हैं. तो उसको आइसोलेट कैसा किया जाए, वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द कैंसोलॉजी. और हम कैंसोलॉजी के बुनियाद पे ही उसको स्टडी करते हैं. लाइक हमें पता हो कि ये मसल ये मूवमेंट कराता है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे. राइट. सो वी मस्ट एज अ फिजियो कैन प्ले अ वेरी very very important role in case of the training and in case of the treating the patient. चाहिए किन किन को? Let's suppose as a physiotherapist, we also need gynae. As a manual therapist, as a fitness trainer, physical educator, कोई coach वगैरह, anatomist वगैरह, they all need cancellology for performing their duties. टाइप्स कितनी हैं कैंसोलॉजी की? छोट बेसिक बेसिक्स हैं. एनाटॉमिकल कैंसोलॉजी, जब आप उसके सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करो, उसके यूनिट्स की बात करो, उसके फाइबर्स की बात करो, उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट द किसी मसल की, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमिकल कैंसोलॉजी. इफ यू टॉक अबाउट द नाउ, अब मसल हो गया, मसल्स की मूवमेंट के ऊपर अगर आप बात करते हो मिसाल के तौर पे, तो उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि ये मसल इस एंगल पे है तो ये मूवमेंट परफॉर्म करेगा. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल कैंसोलॉजी. ठीक है. बोथ इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर मसल स्ट्रक्चर, दे आर इन्वॉल्व. जाहिर सी बात है, खाली मसल्स भी काम नहीं कर सकता, मसल भी किसी बोन के ऊपर लगा हुआ है, तो ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक साथ काम करता है. अप्लाइड कैंसोलॉजी, व्हेन यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दोस मसल. एक मसल है, उसकी आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो, उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द, उसकी शेप के बारे में बात करो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एनाटॉमी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शन, फिजियोलॉजी की बात करो, उसके टोन की बात करो, दैट इज अप्लाइड काउंसलिंग. एंड व्हाट इज द टोन? टोन इज बेसिकली द पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. एक मसल की एक स्टेट होती है, एक हालत होती है जिसमें वो प्रेजेंट होता है, और वो पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हर मसल में हर वक्त मौजूद होती है, अनटिल एंड अनलेस वो पैरालाइज्ड ना हो. दैट इज द टोन. और अगर उसकी स्टडी की बात जब आ जाती है तो इट comes, yeah, then you teach it, then you place it under the domain of applied. Special kinesiology, when you are talking about the interrelationship between the individual segments. Let's suppose दो segments की inter related study आप करते हो, दो joints के बारे में बात करो या दो structures के बारे में बात करो. Let's suppose तुम ये बात करते हो आपके भाई इस मसल का इस जॉइंट के ऊपर ये असर है, अगर ये जॉइंट अफेक्टेड है तो ये, तो आप दो सेगमेंट को मिला के बात कर रहे हो. बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आईटी बैंड का हिप से ज्यादा नी पे भी अफेक्ट होता है रोल, पेल्विक स्टिल्ट का पूरे गेट के ऊपर. तो आप दो सेगमेंट को पकड़ के स्टडी कर रहे हो, लेट्स सपोज, और दोनों का इंटर रिलेशन देख रहे हो कि इसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देख रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल. एंड फाइनली द क्लिनिकल कैंसोलॉजी, दैट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोथेरेपी. मतलब जब आप इसको क्लिनिकली अप्लाई करते हो, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन, देन यू आर कॉल्ड क्लिनिकल. जो क्लिनिकल साइड पे एज अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, एज अ क्लिनिशियन, क्लिनिकल पीटी आप जो देखते हो. एंड व्हाट इज द फंक्शनल एनाटॉमी? इट डील्स विद द जॉइंट्स, द बोन, लिगामेंट, बेसिक जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शन के बारे में. एंड देन अल्टीमेटली द physical therapy, that consists of the assessment, examination, all the movement, joint play, orthokinetic, वो हम सब one by one पढ़ेंगे. So you must have a, as a PT, you must have a good knowledge of kinesiology, therapeutics, manual therapy, then no doubt the biomechanics, and all you need a proper knowledge in order to reach a proper diagnosis. And then we have a biomechanics. Biomechanics को मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन ऐसे करूं कि जब हम फिजिक्स के जो लॉज हैं, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेट्स सपोज, इनका जब आप रोल देखते हो जॉइंट्स के ऊपर या ह्यूमन बॉडी के ऊपर, यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोमेकेनिक्स. तो बायोमेकेनिक्स, बायो लाइफ मैकेनिक्स मींस द ब्रांच ऑफ साइंस सिंपली दैट डील्स विद द मोशन, दैट डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन. लेट्स सपोज अब आप ये देखते हो कि जो मोशन का, जो लॉज है मोशन के, न्यूटन के लॉज हैं, ग्रेविटेशनल है, इनका लेट्स सपोज जीआरएफ, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, इसका बॉडी के ऊपर क्या असर है, तो इसको आप किस में स्टडी करोगे? बायोमेकेनिक्स के अंदर, जिसकी फर्दर एक छोटी सी दो ब्रांचेस हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जब आप ऐसी चीजों को स्टडी कर रहे हो जो कि मूव नहीं कर रहे, इन शॉर्ट दे आर प्लेस्ड एट द इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, so you are studying under the domain of static. And dynamics, when you are talking about the moving motions, you are studying bonds or the joints which are continuously moving, yeah, any structure which is not, which is moving
और अगर आप उसकी स्टडी आप डायनामिक्स के ऊपर करोगे, ठीक है। इसके बाद एक दो बेसिक टर्म्स हैं, दी काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप किसी चीज के सिर्फ फोर्स की बात करते हो तो उसको आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो, और जब आप फोर्स के अलावा बाकी चीजों की बात करो तो काइनेमेटिक्स की बात है। मैं सिंपल सा मिसाल दूं कि लेट सपोज कि काइनेटिक्स में आप सिर्फ उस फोर्स के ऊपर फोकस करते हो जो मूवमेंट कॉज करता है, वो मूवमेंट बाद में क्या होती है उससे आपका कंसर्न नहीं है। मिसाल, एक फुटबॉलर है, वो किसी बॉल को किक करता है, 10 न्यूटन फोर्स से वो किक करता है। एक ये छोटा सा सिनेरियो आपके पास, इसको किस में स्टडी करोगे? काइनेटिक्स में, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में आपको सिर्फ फोर्स दिया गया है, सारा फोकस उसी के ऊपर है जिसने मूवमेंट कॉज की। लेट्स सपोज नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ फुटबॉलर किक्स फुटबॉल विथ न्यूटन फोर्स नहीं दिया गया। लेट्स सपोज अ फुटबॉलर किक्स अ फुटबॉल राइट, and the football goes into a right direction in the south direction and reach up to a with a velocity of 10 meter per second and reaches within a 3 minutes। let's suppose इस केस में आपने डायरेक्शन बता दी, आपने वेलोसिटी बता दी, आपने ये बता दिया कि वो बॉल जा किधर रहा है, फुटबॉलर ने किक भी किया, कितना परसेंट फोर्स लगा ये नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। तो इस सिनेरियो को आप किसमें स्टडी करोगे? काइनेमेटिक्स में। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइम, स्पेस, मास एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मूविंग सिस्टम एक्सेप्ट द फोर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स, ठीक है। आई होप काइनेमेटिक्स फर्दर मोर डिवाइडेड है ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक। 3 से 4 बेसिक चीजें हैं जो कि आप दोनों में डिफरेंशिएट देखते हो। ज्यादातर आप वर्ड को ब्रेक करो तो आपको वर्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑस्टियोकाइनेमेटिक, ऑस्टियो मींस बोन, काइनेमेटिक मींस मूवमेंट, ठीक है। ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक बोन की मूवमेंट, इन शॉर्ट द मूवमेंट विच टेक्स प्लेस एट द बोन, ऑस्टियोकाइनेमेटिक द मूवमेंट विच टेक प्लेस एट द ज्वाइंट सरफेसेस, राइट। एक बोन है, दो बोन्स मिलके आपस में जॉइंट बनाती, जहां पे वो बोन्स आपस में मिलती हैं वो जॉइंट सरफेसेस है। वहां पे जो मूवमेंट होती है वो स्टडी और वो जॉइंट मूवमेंट कहलाती है, और वो स्टडी होगी अंडर आर्थ्रोकाइनेमेटिक। और जो बोन्स आपस में मूव कर रही हैं, लेट्स सपोज दोज आर द ऑस्टियोकाइनेमेटिक। कैसे? बोन मूवमेंट्स, दीज आर आल्सो फिजियोलॉजिकल बिकॉज यू कैन सी देम। ये फिजियोलॉजिकल है, वॉलंटरली है और फंक्शनल है। आर्थोकाइनेमेटिक, दीज आर द एक्सेसरी। लेट सपोज जॉइंट के अंदर स्लाइडिंग ग्लाइडिंग हो रही है, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये कंपलसरी भी है और ये असेसरी है। असेसरी मतलब प्राइमरीली नहीं है, सेकेंडरी है, राइट। एट अ क्या कहते हैं कि थोड़े से लेवल पे होती है बट जरूरी है। मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द बोन मूविंग, ये बात होगी। एंड थोड़ा सा मिसाल उसका दिया लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, दीज आर द ऑस्टियोकाइनेमेटिक। एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक, the sliding, gliding, roll, spin. The, in short, we can say the movement which you can see, मैं अगर explain करूँ, the movement which you can see are the osteokinetic and which you can't see arthrokinetic. But arthrokinetic are very important in order to perform the joint range completely. Let's suppose अगर किसी joint पे कोई range complete करानी है तो ये दोनों movement का होना लाजम है, तो दोनों की स्टडी होनी चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने है, राइट साइड पे परफॉर्मेंस हो रही है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऑस्टियोकाइनेमेटिक है, लेफ्ट साइड पे आपके रोल, स्पिन, ग्लाइड, दीज आर ऑस्टियोकाइनेमेटिक। सेगमेंट्स ऑफ बॉडी, बॉडी सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो वर्ड कौन कौन से यूज होते हैं? अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब बाजू, आपकी पूरी एक्सट्रीमिटी जिसमें आपके पास आर्म से लेके हैंड तक आगे, आर्म, एल्बो, शोल्डर, एल्बो एंड हैंड, अपर एक्सट्रीमिटी आ गया। जिसमें हमारे पास तीन मेन अपर एक्सट्रीमिटी में अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट की अगर हम बात करें तो आपके पास क्लेविकल है, स्कैपुला है एंड आपका ह्यूमरस है, ये शोल्डर जॉइंट बनाती है। फोरआर्म की बात करो तो रेडियस एनल्ला, फिर आप दो ही फोरआर्म में बोन्स, और नीचे आपके पास हैंड में आप बात करते हो देन यू 8 कार्पल्स, 8 कार्पल्स हैं एंड मेटाकार्पल्स एंड फलेंजेस। टोटल आपके पास 30 बोन्स है अगर आप पूरा सम अप करो तो। लोअर एक्सट्रीमिटी आपके पास हिप, डेफिनेटली वो भी बालन सर्किट जॉइंट है, हेड ऑफ फीमर, फीमर बोन और हिप बोन। एंड देन नीचे अगर आप बात करो लोअर लेग की, देन यू टिबिया एंड फिबुला एंड देन टार्सल, मेटाटार्सल, कैल्केनियस एंड एक्सेट्रा। ट्रंक की अगर मैं बात करूं तो ट्रंक दो हिस्सों में, हैज टू सेगमेंट बेसिकली। पूरा ट्रंक दो हिस्सों में, थोरस एंड एब्डोमेन। थोरेक्स ये जो चेस्ट वाला पार्ट है जिसमें आपके पास रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम के भी मजीद 3 पार्ट्स हैं एंड मोस्टली द थोरेसिक वर्टिब्रा T1 टू
T12 जो 12 thoracic vertebrae हैं और रिब्स हैं और देन स्टर्नम, ये आते हैं थोरेक्स में। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं या लोअर ट्रंक में, उसमें आपके पास पेल्विस, स्टमक एंड ऑर्गन्स, मोस्टली द लंबर वर्टिब्रा L1 to L5, एंड देन यू हैव अ नेक, सर्वाइकल वर्टिब्रा, और उसके बाद हेड या स्कल। डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी मतलब जो डिस्क्राइब टर्म्स डिस्क्राइब होते हैं कैसे, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड फंडामेंटल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन के ऐसी पोजीशन जिसपे आप या कोई भी स्ट्रक्चर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होगा, उनके जो पाम सरफेसेस हैं, जो पामर एरिया है, आर्म बाय द साइड्स होंगे, मतलब हैंग होंगे, नीचे की तरफ होंगे, आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, और आपकी जो पाम सरफेसेस दे वुड बी फेसिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ फेस करेंगे। आईज शुड बी फॉरवर्ड, फीट पैर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और क्लोज होंगे ताकि ज्यादा क्लोज भी ना हो। आर्म्स एट द साइड्स होंगे, लेकिन उसके जो पाम होंगे वो सामने की तरफ फेस करेंगे, बॉडी की तरफ फेस नहीं करेंगे। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। और सेम एज इट इज पोजीशन बना के सिर्फ जो पाम होंगे, ये जो पामर सरफेस है, मैं ज्यादातर पाम के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि फर्क सिर्फ इसी चीज होता है। और पाम अगर अंदर की तरफ फेस करेंगे टुवर्ड द हिप्स, टुवर्ड द लोअर एक्सट्रीमिटी, तो वो फंडामेंटल पोजीशन कहलाएगी। तो एनाटॉमिकल और फंडामेंटल पोजीशन दोनों सेम है, फर्क सिर्फ पाम सरफेसेस का है। ये शक्ल आपके सामने है। राइट साइड पे एनाटॉमिकल है जिसमें पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड और पाम्स फेसिंग इनवर्ड या इनसाइड, फंडामेंटल पोजीशन। देन द वर्ड इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसको दूसरे अल्फाजों में एंटीरियर को वेंट्रल और पोस्टीरियर को डोर्सल वर्ड भी दिया जाता है। तो फ्रंट ऑफ द बॉडी पार्ट जो है वो एंटीरियर यूज होगा वर्ड, ठीक है, और जो बैक ऑफ द बॉडी होगा एट द बैक साइड पे, वो पोस्टीरियर होगा। मैं सिंपल सा मिसाल दूं कि जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो आगे की तरफ हैं, लेट्स सपोज, तो यू कैन से द रिब्स आर एंटीरियर टू द स्केपुला। जो स्केपुला बोन है या जो स्पाइनल जो स्केपुला बोन है, लेट्स सपोज, वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, मिसाल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर इफ यू से द स्टर्नम, sternum bone, जो chest bone है, is placed anterior to scapula, that is right. And if you say the scapula is posterior to sternum, that is also right. तो posterior मतलब जो पीछे की तरफ चीज पड़ी हुई होगी, right, और anterior मतलब जो आगे की तरफ होगी। Then medial and lateral very easy. Medial मतलब जो medial middle line की तरफ होगा। Let's suppose if you say जो स्पाइनल वर्टिब्रा है, जो स्पाइन है, वो बिल्कुल मिड लाइन में। अब उसके पेरिफेरी में बराबर में जो भी चीजें होंगी वो स्पाइन से रिलेटेड लेटरली होंगी, और जो चीजें वापस आएंगी या जो टूवर्ड स्पाइन होंगी, टूवर्ड मिड लाइन होंगी, वो मीडियल होंगी। मिसाल कि जब आप अनेटमिकल पोजीशन में खड़े हो, तो आपके जो थंब हैं वो लेटरली होते हैं और जो आपके लिटिल फिंगर है वो मीडियली होते हैं। तो इस तरह करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि लिटिल फिंगर, या इस तरह करके एक्सप्लेन कर लिया। मीडियल मतलब टूवर्ड मिड लाइन, लेटरल मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन या टूवर्ड लेटरल, इन शॉर्ट। जैसे आप रेडियस अल्ना की अगर हम बात करें, तो अल्ना मीडियल साइड पे होती है अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, और जो रेडियस है वो लेटरल साइड पे। तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, रेडियस इज रेडियल रेडियस बोन इज ऑन द लेटरल साइड विद रेस्पेक्ट टू द अल्ना, या अल्ना इज ऑन मीडियल साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस। सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट स्कल, स्कल इज सुपीरियर, ठीक है। एंड इंफीरियर उससे भी इंफीरियर मतलब नीचे। सो इफ यू टॉक अबाउट द, लेट्स सपोज शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट इज सुपीरियर, डेफिनेटली शोल्डर जॉइंट ऊपर है विथ रेस्पेक्ट टू द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट इज इंफीरियर। इसके लिए सुपरा और इंफ्रा का वर्ड भी यूज होता है। स्केपुला में हम पढ़ेंगे सुपरा स्पाइनस, स्पाइन के ऊपर, इंफ्रा स्पाइनस स्पाइन के नीचे। तो ये वर्ड अल्टरनेटिवली सिनोनिमसली यूज होते हैं। ये मिसाल के तौर पे कि अगर मैं बात करूं कि स्टर्नम बोन है, उसके तीन पार्ट है, मेनुब्रम ऑफ स्टर्नाई, बॉडी एंड जीफर। जीफर सबसे नीचे, मेनुब्रम ऊपर है, ऊपर है। यू कैन से द मेनुब्रम इज सुपीरियर टू जीफर या जीफर इज इंफीरियर टू मेनुब्रम। प्रोक्सिमल, डिस्टल। प्रोक्सिमल आसान लफ्जों में विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रंक, ट्रंक से जो चीज करीब होगी वो प्रोक्सिमल होगी या टूवर्ड होगी, जो उसकी तरफ होगी, और जो दूर होगी वो डिस्टल कहलाएगी। मिसाल सिंपल सा मैं मिसाल दूं कि जो ह्यूमरल हेड है या ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरल हेड है, वो ट्रंक के ज्यादा करीब है, तो वो प्रोक्सिमल है विथ रेस्पेक्ट टू द एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट इज डिस्टल। यू कैन से सेम एल्बो जॉइंट को कंपेयर आप रिस्ट से करो, तो एल्बो जॉइंट इज प्रोक्सिमल एज कंपेयर टू द रिस्ट जॉइंट, लेट्स सपोज टुवर्ड द ट्रंक, विथ रेस्पेक्ट टू द टुवर्ड द ट्रंक। या इन शॉर्ट यू कैन से
The elbow joint is distal with respect to the proximal, with respect to the shoulder joint. सुपरफिशियल डीप, वेरी इजी। जो चीज सरफेस पे होगी वो सुपरफिशियल है, जो चीज बीनीथ द सरफेस होगी वो डीप होगी। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द रिब्स, रिब्स हो गया, या ऊपर हम पैक मेजर की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो जो मसल्स हैं, स्किन है सबसे सुपरफिशियल है, उसके नीचे स्किन की दो लेयर्स हैं, देन फेशिया, देन मसल, देन बोन्स, राइट। सो अल्टीमेटली यू आर टॉकिंग अबाउट बोन इज द डीपर with respect to the skin, and skin is the superficial. क्रेनियल एंड कॉर्डियल, क्रेनियल को सेफेलिक भी कहा जाता है और कॉर्डियल को, कॉर्डियल मतलब टूवर्ड टेल, जो दुम वाली बोन है, कॉक्सिस बोन है, लेट्स सपोज। तो क्रेनियल इन शॉर्ट सुपीरियर ऊपर, कॉर्डियल मतलब टूवर्ड द टेल, इन शॉर्ट यू कैन से। तो ऊपर और नीचे। स्कल, लेट्स सपोज स्कल या क्रेनियल, क्रेनियल क्रेनियम से, ब्रेन से वर्ड निकला है। इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रोलेटर। इप्सिलेटरल मतलब कि जब आप एक ही साइड के दो स्ट्रक्चर की बात करो, मिसाल के तौर पे राइट साइड वाला बाजू, राइट साइड वाली टांग, दे बोथ आर इप्सिलेटरल विद ईच अदर, लेकिन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म दे आर द कॉन्ट्रोलेटरल। तो अगर सेम साइड पे दो स्ट्रक्चर्स की बात करो तो उनका आपस में रिलेशन इप्सिलेटरल कहलाएगा। कॉन्ट्रोलेटरल अपोजिट, राइट पैर, लेफ्ट पैर, दे आर कॉन्ट्रोलेटरल विद ईच अदर, बट राइट पैर एंड राइट हाथ, बाजू, राइट आर्म एंड राइट फुट, दे आर द इप्सिलेटरल टू ईच अदर, ठीक है। प्रॉन सुपाइन, वेरी इजी। जब आप उल्टा लेटते हो, दैट इज अ प्रॉन कंडीशन, लाइंग ऑन योर स्टमक, लाइंग ऑन योर टमी। जब आप पेट के बल लेटते हो तो वो प्रॉन है। जब आप सुपाइन, पीठ के बल, लाइंग ऑन योर बैक, जब आप अपनी पीठ के बल लेटते हो तो वो सुपाइन है, सुपाइन सीधा लेटना, इन शॉर्ट। डेक्स्टर एंड सिंस्टर, डेक्स्टर मतलब कि जब आप राइट साइड की बात करो, किसी एक चीज की बात करो, रिलेटिंग आर सिचुएटेड टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और जब लेफ्ट साइड की बात करो तो सिंस्टर कहलाती है। मतलब जब एक स्ट्रक्चर राइट साइड पे प्लेस्ड है तो यू विल यूज द वर्ड डेक्स्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द समथिंग। किसी भी चीज पे जो है राइट साइड पे प्लेस्ड है और वही पार्ट राइट साइड पे प्लेस है, तो उसको आप विथ रेस्पेक्ट टू द राइट साइड जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो डेक्स्टर कहलाएगा, और जब लेफ्ट साइड की बात करोगे तो सिंस्टर कहलाएगा, ठीक है। Now, now we talk about the motion. What is the motion? Motion is simply the movement. Then, if you talk about the types of the motion, you have a linear motion, which is also called the translatory motion, right? Linear, जब एक motion movement सीधी लाइन में, if you can see the picture, ये जो हम बॉल के साथ गेम खेल रहा है तो वो सीधी लाइन में जब मूव कर रही है कोई भी चीज, लेट्स सपोज, तो वो लीनियर कहलाएगी, जिसमें कोई कर्व ना हो। तो इन शॉर्ट यू विल से, एक बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, लेट्स सपोज, तो उस ऑब्जेक्ट के सारी पार्ट, मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट जिसको आप थ्रो कर रहे हो, वो सेम डिस्टेंस तय करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम टाइम के साथ। लेट्स सपोज दो गाड़ियां एक ही रास्ते में सीधा सीधा बिल्कुल जा रही, एक स्पीड, सेम डिस्टेंस, एवरीथिंग, दे आर लीनियर। इन शॉर्ट दैट इज द लीनियर मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जब कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है, अब मैं लीनियर से हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो, वहां पे मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा था, वहां पे मैं लीनियर मोशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के जो दो सारे पार्ट्स हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेट सपोज, स्ट्रेट की बात नहीं हो रहा है, डायरेक्शन की बात हो रही है, और वो उसका सारी एक ही डिस्टेंस तय करते, तो वो लीनियर कहलाते हैं। लेकिन रेक्टी लीनियर, जब वही सारे ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में कर रहे हैं, जस्ट लाइक इफ यू कैन सी, कि अगर दो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में जा रही है, एक दूसरे के पीछे हैं बिल्कुल, लेकिन सीधे भी हैं और एक ही लाइन में, दे आर रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर, जब यही मूवमेंट, गाड़ी जो दो गाड़ियां सीधी जा रही थी, जब किसी कर्व में जाएंगी, इन शॉर्ट मूवमेंट विच अकर्स इन अ कर्व्ड पाथ, जब किसी कर्व्ड पाथ में जाएंगी तो वो कर्वीलिनियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट इज नॉट नेसेसरली द सर्कुलर, इट इज कॉल्ड द कर्वीलिनियर, बट थोड़ा सा ही कर्व, जैसे हम ज्यादातर गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं तो सामने से कोई छोटा सा कर्व आ जाता है और हम बिना स्पीड स्लो किए कर्व ले लेते हैं, दैट इज द कर्वीलिनियर मोशन इन शॉर्ट। You can see the picture also. एंगुलर मोशन विच इज आल्सो कॉल्ड द रोटेटरी, जब किसी एंगल पे हो रही है, जब किसी अराउंड द एक्सिस मूवमेंट हो रही हो। इन शॉर्ट आई कैन से कि कोई भी मूवमेंट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड हो रही हो। एक्सिस और प्लेन हम एनाटॉमी में अच्छे से डिटेल करेंगे। एक्सिस पे मूवमेंट होती है और प्लेन में मूवमेंट होती है। प्लेन में मूवमेंट फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, एक्सिस प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है। लेकिन एक्सिस जो है वो पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही होती है। लेट्स सपोज ये जो डोर इंचेस होते हैं दरवाजे के,
जो इंजेस लगे होते हैं, दरवाजा जब पूरा मूव करता है दरवाजा प्लेन में मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट किस पे करता है, इंजेस पे। तो इंजेस जो है बेसिकली दैट इज द एक्सेस। तो किसी पॉइंट के अराउंड, अब आपके सामने पिक्चर है, एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है। एल्बो की फ्लेक्शन किस मूवमेंट में हो रही है, सैजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है, लेकिन मूवमेंट किस पे हो रही है, एल्बो ज्वाइंट पे हो रही है। तो यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट इज बेसिकली द एक्सेस, ठीक है, वॉट एवर द एक्सेस ही इज। पर हम बात करेंगे तो एक्सिस एंड प्लेन जैसी आर टू डी इमेजनरी पॉइंट्स हैं। तो एक्सिस क्या है, जिस मूवमेंट होती है, तो ज्वाइंट पे मूवमेंट होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन टू कैंसरोलॉजी। और ये मैंने जो पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, ये काइनी की बुक से बनाई है, और ये आपके सामने उनकी रेफरेंसेस मेंशन है। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि हाउ इट इज बेसिकली। और मैं इसको, अगर आपको लगता है कि मैं इसको बेहतर भी बना सकता, तो यू कैन पुट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। और अगर कोई टॉपिक मिसिंग रह गया हो, लेट सपोज, या आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग सेंट्रल।